हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से अपनी नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। हमने लेक्चर 14 में जो है रस की बात कर ली थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जो है काव्य सौंदर्य के तत्व को पढ़ रहे थे। तो काव्य सौंदर्य के तत्वों के अध्ययन में हमारा जो अगला क्रम है वो है छंद का। ठीक है, रस के बारे में मैंने बता दिया है कि रस में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें किस किस चीज़ का ध्यान करना है। तो रस में मैंने बताया था कि करुण रस और हास्य रस, दो रसों का ही आपके सिलेबस में रखा गया है, तो उन्हीं दोनों का जो है हमें ध्यान भी करना है। ठीक है, उसके अतिरिक्त हमें छंद पढ़ना है और छंद के अलावा हमें अलंकार भी पढ़ना है। ठीक है ना, यानी हम काव्य सौंदर्य के तत्वों में बात करते हैं तो रस, छंद, अलंकार तीनों को पढ़ना है। तीनों से नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है ना, यानी तीनों से क्वेश्चन आएंगे और तीनों को जो है आपको पढ़ करके जाना होगा। ठीक है, तो चलिए हमने रस पूरा कर दिया है, आज छंद की बारी है। तो चलिए छंद को कवर करते हैं, इसके बाद फिर अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो छंद पहले पढ़ लीजिए, क्या होते हैं छंद। तो छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। ठीक, छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। देखिए, जब छंद हम पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं। जैसे आप कबीरदास के दोहे पढ़ते हैं, है ना, दोहा पढ़ते हैं, सोरठा पढ़ते हैं, सवैया पढ़ते हैं, तो बड़ा जल्दी याद हो जाते हैं, है ना। या आप कहीं किसी की कीर्तन भजन में जाते हैं तो वहाँ पे आप रामायण पढ़ते हैं, है ना, रामचरितमानस, तो उसके चौपाइयाँ जो है तुरंत याद हो जाती हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता कि पूरी याद हो जाती है, लेकिन कुछ न कुछ चौपाइयाँ जो हैं आराम से याद हो जाती हैं। तो ये किसके वजह से होता है? ये उसके प्रवाह एवं लय युक्त होने के कारण होता है। ठीक है, छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम, वर्ण मतलब अपने अक्षर, अक्षरों का क्रम व मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, अब मात्राओं की बात करेंगे। तो मात्रा जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जो मात्राएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? मात्रा, ये मात्रा जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार। एक होते हैं लघु और एक होते हैं गुरु। ठीक है ना, दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, किनको लघु कहते हैं और किनको गुरु कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, स्वरों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा वो का अध्ययन करते हैं ना, तो उसमें से कुछ अक्षर बड़े होते हैं और कुछ जो है छोटे होते हैं। जैसे छोटा आ पढ़ते हैं तो छोटा हुआ ना, छोटी ई पढ़ते हैं तो छोटा हुआ ना, छोटा ऊ पढ़े तो भी छोटा हुआ। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित। तो लघु में, लघु का अर्थ होता है ऐसी मात्रा लगाएंगे, मैं कोष्टक में बनाए दे रहा हूँ। लघु के लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं और गुरु के लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसकी काउंटिंग 2 मानी जाती है और इसकी काउंटिंग 1 के बराबर मानी जाती है। ठीक है, तो इन लघु और गुरु का आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है इनको बता रहे हैं सर जी। तो मैं बता दूं कि इनकी आपको अभी जो है खास आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, जब हम मात्राओं की बात करेंगे कि किस में कितने चरण होते हैं, किस छंद में कितने चरण होते हैं और इनमें कितनी मात्राएं पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए 4 चरण हैं, तो पहले तीसरे में कितने कितने चरण हैं और दूसरे चौथे में कितने कितने चरण हैं, वो कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो पहले तीसरे में कितनी मात्राएं हैं और दूसरे चौथे में कितनी कितनी मात्राएं हैं, ये इनके संबंध में जो है भी बताएंगे, तो आपको क्लियर होती चलेगी। पहले मैंने सिर्फ गिनती बताई है कि लघु के लिए हम इसका चिन्ह प्रयोग करेंगे और गुरु के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, काउंटिंग की बात करें गिनती में, तो गिनती में इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसकी वैल्यू 2 के बराबर हम गिनते हैं। ठीक है, तो अब मात्रा में हमने इनको समझा दिया है। अब आपको बात करना है कि कहाँ कहाँ हम गुरु का प्रयोग करते हैं, किन किन वर्णों के लिए, और कहाँ कहाँ पे हम लघु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो पढ़ेंगे वो है हमारे यति या विराम। तो यति या विराम का भी महत्व आप लोग सभी लोग समझते हो कि जैसे मान लीजिए हम कह दें कि मैं घर जाता हूँ और लास्ट में पूर्ण विराम लगा दूँ, है ना, या हम कह दें कि विराम चिन्ह का बड़ा विशेष महत्व है। और आप सोच रहे हो कि विराम चिन्ह का इतना क्या महत्व है, लेकिन महत्व है। यदि हम विराम चिन्ह की बात करें, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम विराम चिन्ह को निपटा दें, उसका छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो पहले विराम चिन्ह को हम निपटा देते हैं यहाँ से कि विराम चिन्हों का क्या महत्व है।
विराम चिन्ह। देखिए जब हम दोहा लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अल्प विराम का जो है विशेष प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जैसे भी दोहा लिखेंगे ना तो उसमें कम से कम 2 पंक्तियाँ आएंगी और 2 पंक्तियों में 4 चरण बनते हैं। तो उन 4 चरणों में बीच बीच में कॉमा लगा के जो है हम आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको विराम चिन्ह का इस्तेमाल हम कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो उसको आपको करना पड़ेगा। तो विराम चिन्ह में जैसे हम कोई शब्द लिख दें अपने मन से विराम चिन्ह में, तो विराम चिन्ह जाते हैं जैसे कह देते हैं ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, ये कॉमा जिसको आप अल्प विराम बोलते हो, या ये आपको मिल जाएगा सेमी कॉलन जिसको बोलते हैं, अर्ध विराम हो बोलते हैं। तो ये विराम तो सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं इन विरामों को, ये चिन्ह, ये क्या हो गया, ये पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, अल्प विराम और ये अर्ध विराम। ठीक, मैंने इस चिन्हों को कुछ पहचानने के लिए आपको दे दिया है कि चिन्हों को देख लीजिए जिनमें इनका प्रयोग जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चिन्ह जान लिए। आप देखते हैं विराम चिन्ह, जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रभाव क्या है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं और इसको 2 जगह पे लगाते हैं, इसी चिन्ह को हम 2 जगह पे लगाते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों वाक्य देखने में तो सेम लगेंगे लेकिन अर्थ में भिन्नता किस प्रकार से आती है वो आपको देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, मैं शब्द वाक्य 2 लिखूंगा और दोनों वाक्य एक ही लिखूंगा, पर विराम चिन्ह में जो है थोड़ी अलग अलग लगाऊंगा। बताइए ये दोनों वाक्य सेम लिखे कि नहीं लिखे हैं। लेकिन मैं देखिए 2 जगह पर हम चिन्ह लगा रहे हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। अब देखिए दोनों का अर्थ बदल गया, पढ़िए अर्थ बदल गया कि नहीं। पहले क्या लिखा है, रोको, है ना, मत जाने दो। इसका अर्थ सबको समझ में आ रहा है कि किसी को रोकना है, क्या करना है, रोकना है, उसे जाने नहीं देना। पर इसको पढ़िए, ये कह रहा है रोको मत, उसे रोको नहीं, क्या करो, जाने दो। अर्थ निकला कि नहीं निकला। देख इसका अर्थ क्या है कि रोको उसे जाने ना दो, और यहाँ पे अर्थ निकला कि रोको मत उसे जाने दो। ठीक, तो दोनों में चिन्ह लगाने मात्र से भिन्नता आ गई है अर्थ में। ठीक, तो आगे देखते हैं। विराम चिन्ह पे खत्म हो गए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लघु और गुरु की बात कर रहे थे इधर मात्राओं में कि किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें जो है जितने भी बड़े वर्ण आते हैं, जैसे हम मात्राओं के जितने ही बड़े वर्णों का प्रयोग करते हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, है ना, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, है ना, अंग हो गया। इनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इनके लिए हम गुरु का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, गुरु का। इनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गुरु का। इसको ना लिखिए, इसको हम दूसरी तरह से समझा देंगे, ठीक है ना। इतने वर्णों को लिखिए, इनके लिए हम गुरु का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके लिए हम ये वाली मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये लिख लीजिए। अगर हम यहाँ पे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या इस छोटी री की बात करें तो इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। आ ई ऊ री का प्रयोग जो है हम इनमें करते हैं। जहाँ आ ई ऊ री का उच्चारण होता है उसके लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब बड़े अक्षरों के लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं गुरु वर्ण की। ठीक है, तो समझ आ गए इन वर्णों के लिए। और इनके अतिरिक्त और जो वर्ण आने वाले हैं और किन के लिए हम जो है लघु या गुरु का प्रयोग करते हैं, तो देखते हैं आगे।
ठीक, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए देखिए, जहाँ ये अनुस्वार युक्त वर्ण आएगा, अनुस्वार मतलब जानते हैं जैसे अंग आ जाता है ना, कि अभी हमें अक्षर कोई भी बनाते हैं, जैसे का बना देंगे इसको ऊपर सुन, है ना, या पंडित जैसे लिखते हैं तो पा बना देंगे इसको ऊपर शून्य, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ण क्या कहलाएगा, ये गुरु वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ना दिख रहा होगा तो इतना बड़ा बना देता हूँ मैं, अब दिखेगा, ये वर्ण आ जाए तो क्या होगा, ये गुरु वर्ण है। क्या है ये, गुरु वर्ण है। यानी कहने का मतलब हम अनुस्वार के लिए जो वर्ण लगाते हैं वो कैसा होता है, गुरु वर्ण होता है। कैसा होता है, ये गुरु वर्ण माना जाता है। और क्या गुरु वर्ण माने जाते हैं, अनुस्वार युक्त। जैसे हम संत लिखें ये, तो इसमें हम कौन सा वर्ण, तो इसमें ये शब्द और ये शब्द ऐसे लिखेंगे, ये दोनों अक्षर है ना, इस शब्द में संत में ये दो अक्षर लिखेंगे तो हम इसको जो है गुरु वर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, इसको गुरु मानते हैं, गुरु वर्ण इसको। तो गुरु वर्ण के लिए हमने इसमें क्या लगाया, डबल की मात्रा, इसमें सिंगल की मात्रा। ये छोटा वर्ण है, देखिए छोटा ता है तो एक वर्ण, और इसमें ऊपर बिंदु लगी है तो हमने कहा ना कि जो अनुस्वार युक्त वर्ण होगा वो दो मात्राओं के बराबर अपनी वैल्यू रखता है। ये समझ में आ गया। इसमें संत हो जाए, हंस हो जाए, है ना। और चलिए आगे और देखते हैं। और विसर्ग युक्त, अब देखिए अंग हो गया, अंग के बाद हम आहा बनाते हैं ये, और आहा वाला वर्ड, ये वाला वर्ड आ जाए विसर्ग युक्त वर्ण, ठीक है ना। ये विसर्ग युक्त वर्ण कैसा वर्ण है ये, विसर्ग युक्त वर्ण, ऐसे हम कर सकते हैं, ये विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। क्या होता है, गुरु माना जाता है। गुरु माना जाता है। और अब एक है नियम संयुक्ताक्षर से, संयुक्ताक्षर से पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है, गुरु माना जाता है, ठीक है। संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण जो होता है, जैसे हम संयुक्ताक्षर क्या लिखें, जैसे गंध लिख दें, क्या लिख दें, जैसे में देख लीजिए गंध। अब गंध में हम किसको बड़ा मानेंगे, जो संयुक्ताक्षर तो ये है, हमने क्या लिखा, संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाएगा, तो इसको हम गुरु बना देंगे, इसको हम लघु बना देंगे। आई बात समझ में। हमने यहाँ पे लिखा संयुक्ताक्षर से पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है। देखिए लघु तो है पर ये गुरु माना जाएगा, और ये संयुक्ताक्षर होने के नाते क्या है, ये लघु वर्ण है और ये गुरु है। इतना समझ में आया। तो जो नियम लिखाया जा रहा है इनको नोट करते चलिए। एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे गंध, गंध में ये मात्रा लग जाएगी, है ना। और जैसे हमने इसका नहीं लिखाया था, जैसे आता है, अगर इसमें विसर्ग वाला लिखें तो विसर्ग में अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें विसर्ग वाले में तो इसमें आप आता है लिख सकते हैं, आता है तो ये सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये मात्राएं लगा सकते हैं, गंध में ऐसी मात्रा लगाएंगे, ठीक। और कौन सा वर्ड गुरु माना जाता है और देख लीजिए। अब हम इसमें एक आपको विधि बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और एक ऐसी विधि बता दें कि जिससे आप जो है आराम से सभी पहचान जाएं, इतने सारे रूल पढ़ने की आवश्यकता भी न पड़े। अब आपको बोलने में देखिएगा, बोलने में जिस वर्ण पर विशेष बल पड़ेगा, क्या होगा, बोलने पर जिस वर्ण में विशेष जोर पड़े तो वो हमेशा गुरु माना जाता है। और बोलने में जिसमें ज़्यादा बल ना पड़े, तुरंत से हम बोल के आगे बढ़ जाएं तो समझ लीजिए वो लघु वर्ण माना जाएगा। बस ये दो बातें याद रखिएगा, जिसमें टाइम लगे बोलने में वो है दीर्घ वर्ण गुरु वर्ण है,
और जिसको बोलने में कम टाइम लगे वो कैसा है, लघु है। ठीक है ना, उसमें लघु की मात्रा लगेगी। अब हम जो है पढ़ेंगे आगे छंद के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे हम छंद के प्रकार। छंद हो गया, अब डालिए छंद के प्रकार। छंद के प्रकार जो मैंने बताया है उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार वीडियो फिर से दोहरा कर देख लीजिएगा, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं आता वो वीडियो को जो है 2 बार 3 बार देखेंगे, सब कुछ बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, उसको रोक करके भी देख सकते हैं, बैक करके भी देख सकते हैं। तो छंद के प्रकार में देखेंगे तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले कैसे हैं, नंबर 1 में है मात्रिक छंद। क्या है, मात्रिक छंद। वर्णिक छंद नंबर 2 है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। एक जो है मुक्तक छंद। क्या है, चाहे मुक्त छंद लिख चाहे मुक्तक छंद लिख लीजिए, मुक्त छंद। ये 3 प्रकार के छंद हो गए, 3। ठीक है, तो 3 प्रकार के छंद हैं। अब इनमें से हमें एक एक करके जो है इनका अध्ययन करना है। वो भी किनका अध्ययन करना है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए आपके जो सिलेबस में है वो है मात्रिक छंद। शेष 2 छंदों का अध्ययन हमें नहीं करना है, केवल मात्रिक छंद से बनने वाले छंदों को ही हमें मात्र देखना है, इन्हीं का अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए मात्रिक छंद में देखते हैं। मात्रिक छंद क्या होते हैं, वर्णिक छंद क्या होते हैं, मुक्तक छंद क्या होते हैं, पहले इनको देख लीजिए। मात्रिक छंद सभी लोग जानते हैं, जिनकी गणना या तुलना जो है हम मात्राओं के आधार पर करते हैं। ऐसे छंद जिनकी तुलना या गणना, या हम यह कह सकते हैं कि मात्रिक छंद वे छंद हैं जिसकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है, जिसमें चरण की गणना मात्राओं के आधार पर होती है ना। जैसे मान लीजिए 2 से या 4 चरण दे दिए गए, कितने दे दिए गए, 2 चरण या 4 चरण दे दिए गए, तो हम उनमें जो उनकी जो काउंटिंग करते हैं वो मात्राओं के आधार पर करते हैं, इसलिए उसको मात्रिक छंद कहा जाता है। और जिन काव्य पंक्तियों की गणना, जहाँ पे हम इनकी गणना वर्णों के आधार पर करें, जहाँ पे हम छंदों की गणना किनके आधार पर करें, वर्णों के आधार पर करें, या हम कहते कोई काव्य पंक्ति जिसकी गणना हम मात्राओं के आधार पर करते हैं, वो वर्णों के आधार पर करते हैं, वो वर्णिक छंद होते हैं। ठीक, और मुक्तक छंद आपको पढ़ना नहीं, आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए, बिना देरी किए। अब आपको पढ़ाते हैं मात्रिक छंद, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, इन दोनों से हमसे कोई मतलब विशेष नहीं है। ठीक है, इनको आपको आगे 11-12 में पढ़ना होगा, तो वहाँ पे इनको कवर कराएंगे। ठीक है, तब तक चलिए हम इसको देखते हैं जो हमारे काम की चीज़ है, जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं निश्चित रूप से। ठीक है, इनको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि और पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में और लोड बढ़ते जाएंगे और आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करेंगे। ठीक है, या असुविधा महसूस करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। मात्रिक छंद, तब इन दोनों को मिटा दें और मात्रिक छंद की चर्चा करते हैं। ठीक, मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद देखना, तो मात्रिक छंद वे छंद हैं, मात्रिक छंद वे छंद हैं,
मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनकी रचना में जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना की जाती है। इतना नोट कर लीजिए। ये विशेष नहीं है, परिभाषा मेन नहीं है इसकी, ठीक है ना। केवल मात्रिक छंद में पढ़ना किसको है वो देखना है जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही लिखा दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मेन जो बात है वो अब शुरू होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। छंद में तो छंद के प्रकार में आपके केवल 2 छंदों की बात की गई है। जब आप सिलेबस में हैं तो हमें जिनका अध्ययन करना है वो है सोरठा, क्या है, सोरठा कामा दोहा और दोहा सोरठा और एक और लिख लीजिए रोला। ये 3 का अध्ययन जो है हम कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ तक नोट बनाइए, इसके बाद इसको इरेज करके आगे बताते हैं। चलिए देखिए, इसमें जो मुख्य हैं वो आपके सोरठा और रोला, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। हम इन्हीं को पढ़ेंगे, इसको और इसको पढ़ेंगे, ठीक। ये भी आपके कोर्स में नहीं है। तो चलिए इन दोनों को जो है अध्ययन करते हैं हम, सोरठा का और रोला का। तो इन दोनों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल कि ये दोनों क्वेश्चन में से एक आपको याद रखना है हर हालत में, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक करना होगा, दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक। हाँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए पहले देखते हैं सोरठा। अच्छा, एक बात और रही जा रही है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छंदों को जानते हैं ना कि छंद जो है ये 3 प्रकार के हुआ करते हैं, ठीक है ना। कैसे? मात्राओं के आधार पर। अगर मात्राओं के आधार पर देखते हैं तो 3 प्रकार के छंद बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, जो छंद होते हैं ये मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। मात्राओं के आधार पर देखें, मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। चलिए वहाँ चर्चा करेंगे, जहाँ से हमने रोका था वहाँ चर्चा करेंगे, पर इसको थोड़ा देख लीजिए, जरूरी है। मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कैसे 3 प्रकार के? एक होते हैं सममात्रिक, क्या होते हैं? सममात्रिक। एक होते हैं अर्धसममात्रिक, एक होते हैं विषम मात्रिक। ये 3 छंद होते हैं, 3 प्रकार के। सममात्रिक का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई भी हम छंद लिख रहे हैं और उसमें 4 चरण हैं। कितने हैं? मान लीजिए हम इसका लिख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। ये 1 चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, चौथा चरण। इसी में समझ लीजिए किसमें अर्धसममात्रिक कहेंगे और किसे हम सममात्रिक कहेंगे और किसे विषम मात्रिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए 4 चरण दिख रहे हैं सबको, 1 2 3 4। तो 4 चरण में अगर हम कह दें
कि पहले और तीसरे में, तो पहला कौन है, ये है, तीसरा ये है, इनमें मात्राओं की संख्या कितनी है, 13, और इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी है, 13, इसमें कितनी, 11, और इसमें कितनी है, 11। तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि कॉमन है, इसमें देखिए आधे में समान है और इधर आधे में समान है, दिख रहे हैं ना, इधर 11 11, इधर 13 13, तो दो चरणों में 13 13 हैं और दो चरणों में 11 11 हैं, मतलब आधे में इधर समान आधे में इधर समान। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अर्ध सममात्रिक, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो अर्ध सममात्रिक समझ में आ गया। और सममात्रिक क्या, जैसे मान लीजिए इसमें 13 हैं तो इसमें भी 13 हूँ और इसमें भी 13 हूँ, कहने का मतलब हैं नहीं, होते नहीं हैं, परंतु यदि बराबर हैं तो कैसा हो जाएगा, बराबर होने पर सममात्रिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सममात्रिक, यानी ये वाला हो जाएगा। और हम कहते हैं अगर ऐसी स्थिति न हो, इनको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं इसमें कि 10 हैं, इसमें 11 हैं, इसमें 12 हैं, इसमें 13 हैं, तो सभी में मात्राओं की संख्या क्या है, एकदम भिन्न है, किसी में मिलती जुलती नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, ये विषम मात्रिक हो जाएंगे। तो समझ में आया कि अर्ध सममात्रिक किसे कहते हैं, सममात्रिक किसे कहते हैं, और विषम मात्रिक किन्हें कहते हैं, तो इनको कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सोरठा के बारे में और रोला के बारे में। सोरठा, हेडिंग डाली सोरठा की। सोरठा, तो सोरठा में देखते हैं, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है, लिखिए यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले हम तीसरे चरण में, इसमें 4 चरण होते हैं, यह दोहे का उल्टा होता है, यह दोहे का, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में तीसरे चरण में 11 11 11 11 11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे दूसरे व चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, 13 13 मात्राएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई,
गणनायक करिवर बदन, गणनायक करिवर बदन। गणनायक करिवर बदन, बदन। करहु अनुग्रह सोए, होई नहीं, होए लिख लीजिए। करहु अनुग्रह सोए, करहु, करहु अनुग्रह सोए, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि गुण शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि बुद्धि राशि शुभ गुण सदन लिख लिए। तो चलिए अब इसमें आप मात्रा लगाइए। तो मात्रा लगाने से आपको जो है पता चल जाएगा कि किसमें कितनी मात्राएं हैं। तो इसके लिए आप 2 की मात्रा लगाओगे, इसकी छोटा है अक्षर 1 लगाओगे, इसमें 1 लगाओगे, इसमें 1 लगाओगे, इसमें 1 लगाओगे। समझ में आ रहे हैं? ये भी सिंगल सिंगल हो जाएंगे, ये डबल, ये सिंगल हो जाएगा। अब गिनिए हमने क्या लिखा, पहले तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 11 11। तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 और 2 10 1 11 हो गए 11। इसमें भी लगा लीजिए 1 1 1, इसमें 1 1 1, और ये देखिए यहाँ संयुक्ताक्षर है ना ग्राम में, तो क्या बताया गया है, अनुग्रह है। तो इसको हम डबल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ण कहते हैं कि छोटा होने के बावजूद भी गुरु लघु माना जाता है, गुरु माना जाता है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा 1। गिनिए 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11। तो पहली चरण है, तीसरा चरण है। और इनमें देखिए 13 13 मात्राएं होंगी। 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितने हो गए, 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13, देखिए हो गए। इसमें भी मिलाइए, तो इसको हम डबल कर लेंगे, इसको सिंगल कर लेंगे, क्योंकि संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ड, ये डबल, ये सिंगल, सिंगल सिंगल, ये लीजिए 2 1 3 2 5 1 6 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। अब गिन लीजिए, इन दोनों में 11 11 है और इन दोनों में 13 13 मात्राएं हैं। तो पहला तीसरा चरण है, दूसरा चौथा चरण है जो हमने लिखाया, क्या उसका पालन हो रहा है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो समझ में आ गए? तो लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट्स बना लीजिए, ठीक है, निश्चिंत होकर के। मैंने बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ाया है, आप लोग इसको गौर करके पढ़ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे रोला की, ठीक। तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम इसको इरेज करके आपको रोला भी समझा देंगे। चलिए रोला कब देखते हैं। रोला, रोला देख लीजिए। रोला यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है
यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4, आप ऐसे लिख लीजिए, 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। 24 नहीं, केवल 24 मात्राएं लिख लीजिए। 11-13 के क्रम में होती है ना, 24 मात्राएं होती हैं। और मात्राओं का क्रम क्या होता है? 11-13 का क्रम होता है। और मात्राएं 11-13 के क्रम में होती हैं। 11, चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए। 11 13 के क्रम में होती हैं। चलिए एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। चलिए मैंने उदाहरण लिख दिया यहाँ पे। उदाहरण एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जम गन धावत, बनि बनि बावन बेर बढ़त चौचंद मचावत, पै तक ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9-2-11 होत 3-5 बिसरावत। ठीक, 9-2-11 होत 3-5 बिसरावत। ये मैंने 4 पंक्तियाँ यहाँ पे लिख दी है, 4 लाइनें लिख दी हैं, जो रोला का उदाहरण है। अब मैंने सोरठा का, रोला का 2 उदाहरण दे दिया और दोनों की परिभाषाएं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को आपको जो है तैयार कर लेना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लापरवाही नहीं करना, नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम जो है अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको अलंकार पढ़ाएंगे। ठीक है, नए वीडियो में हम अलंकार के साथ जो है मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।